स्वागत है आप सबका हिंदी गुरुकुल चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि अच्छा होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। हम लोग जो है हिंदी की एक श्रृंखला लेकर के चल रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। मेरी पिछली वीडियोज़ जितनी भी आप देख रहे होंगे, आपको बेहतर क्वेश्चंस मिल रहे होंगे उसमें से, और मुझे उम्मीद है कि आपके पेपर में बहुत जो है वो सहायता करेंगे। इसी कड़ी में जो है हम अगला क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं। अगली जो श्रृंखला हमारी है वो चल रही है, उसमें आज देखते हैं कि कौन कौन से सवाल हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि कवि और उनकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कह रहा है कि कवि और उनकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो ये पूछ रहा है कि ये जो लिखे हुए हैं इसमें आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देखिए, शिवराज भूषण भूषण की रचना है, सही है। सब्रसायन देव की रचना है, ये भी सही है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना सही है, लेकिन जो डी वाला ऑप्शन आपका है ये आपका सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि भारतेंदु की रचना नहीं है, बल्कि एक जनादास रत्नाकर की रचना है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि निपट शब्द का समानार्थी नहीं है। निपट का समानार्थी नहीं है। सरासर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, निपटना नहीं है, कि एकमात्र नहीं है। तो आपको बताना है कि इसका समानार्थी नहीं है। तो देखिए, इसका समानार्थी निपटना नहीं है, बाकी जो है इसका समानार्थी है। तो ये दूसरा सवाल। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्रिया विशेषण का एक भेद है। क्रिया विशेषण एक भेद है, मतलब पूछ ये रहा है कि क्रिया विशेषण किसका भेद है। तो देखिए, क्रिया विशेषण जो है वो अव्यय का भेद है। किसका भेद है? अव्यय का। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला वाला सही हो जाएगा। तो उत्तर कौन सा सवाल होगा? पहला वाला अपना सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि उन्मूलन का विलोम क्या होगा। उन्मूलन का विलोम पूछा है। तो उन्मूलन का मतलब क्या होता है? उखड़ना होता है, जड़ से उखड़ना जिसको कहते हैं। और इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो उन्मूलन का जो विलोम होता है वो होता है रोपण होता है। रोपण का मतलब क्या होता है? तो जमना या जमाना होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है। कह रहा है कि कौन सा विशेषण जो है वो तो संज्ञा से नहीं बना हुआ है। तो देखिए, रोग से रोगी, रूप से रूपवान, धर्म से धार्मिक बना है, लेकिन बिकाऊ जो है वो संज्ञा से बना हुआ नहीं है, बल्कि ये क्रिया से बना हुआ है। तो कौन सा सही हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो पांचवा का कौन सा सही होगा? बी हो जाएगा। अब आते हैं छठवां। कह रहा है कि किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है। किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? ए, नीलगाय। तो नील अर्थात नीली गाय, यहाँ कर्मधारय समास है। देहलता अर्थात देह रूपी लता, यहाँ भी कर्मधारय समास है। आप बीती मतलब आप पर बीती, तो इसमें जो है कर्मधारय समास नहीं है, बल्कि इसमें जो है वो तत्पुरुष समास है। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या है? कह रहे हैं कि संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है। संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? तो देखिए, संविधान में हिंदी का जो दर्जा है वो कैसा है? राजभाषा का है। किस तरह का दर्जा है? राजभाषा का दर्जा है। चलिए अगला सवाल देखा जाए। अब देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो आकाश में विचरण करता है उसको एक शब्द में क्या कहते हैं। कह रहा है कि जो आकाश में विचरण करता है उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है। रजनीचर कहा जाता है, खच्च कहा जाता है, निशाचर कहा जाता है, या खेचर कहा जाता है। देखिए, जो आकाश में विचरण करता है उसको खेचर कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि नहीं है। कह रहा है कि किस में गुण संधि नहीं है। गुण संधि अर्थात स्वर संधि का एक भेद है। हिंदी में संधियां कुल 3 होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादि संधि। तो पूछा है कि गुण का कौन सा शब्द इसमें जो है वो गुण संधि में नहीं है। तो नरेंद्र है, नरधन इंद्र, नरेंद्र गुण संधि है। परम धन ईश्वर परमेश्वर, ये भी गुण संधि है। परधन उपकार परोपकार, ये भी गुण संधि है। लेकिन जो विद्यार्थी है ये आपका दीर्घ स्वर संधि है। तो सही कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। कह रहा है कि जिस समास में पूर्व पद गौण हो और उत्तर पद की प्रधानता हो उसको कौन सा समास कहते हैं।
तो देखिए पहला लिखा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। दूसरा लिखा है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है। अब चूंकि जो द्विगु समास होता है उसमें भी उत्तर पद की प्रधानता होती है, लेकिन ये कह रहा है कि पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग तत्पुरुष समास। कौन सा समास कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें जो है पहला पद गौण होता है और उत्तर पद की क्या होती है? प्रधानता होती है। चूंकि यही रूप द्विगु समास का भी होता है, लेकिन चूंकि द्विगु समास जो है उत्तर पुरुष के ही भेद माने गए हैं। चलिए अगला सवाल क्या है? अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन कौन सा इसमें है? ऊष्म व्यंजन या ऊष्मी व्यंजन? तो ह जो है वो क्या है? ऊष्म व्यंजन है। तो सही कौन सा हो जाएगा? पहला वाला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या देख रहे हैं? कह रहे हैं कि अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिनिधि व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति वाक्यांश के लिए शब्द है। कह रहा है कि अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति वाक्यांश के लिए शब्द है। तो कुलीन, कुलंगार, कुलकंटक या कुलकेतु? तो देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सच होंगे कि कुलीन कहते हैं। तो कुलीन का मतलब होता है कि जो अच्छे कुल में जन्म लेता है, और कुल का श्रेष्ठ या जो प्रतिनिधि प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है उसको कुलकेतु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसको कुलकेतु कहा जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। तो क्या कहते हैं? कुलकेतु कहते हैं। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? सभी शुद्ध शुद्ध हैं। देखिए पहला लिखा है दुरावस्था और पुनरावलोकन लिखा हुआ है। तो देखिए दुरावस्था नहीं होता है, दुरावस्था होता है। तो पहला भी गलत हो गया। दूसरा लिखा है तदुपरांत और प्रत्यावर्तन लिखा हुआ है। तो देखिए जो तदुपरांत लिखा हुआ ये सही है, ठीक। तदुपरांत जो है वो क्या है? वो सही है इसमें। लेकिन तदुपरांत सही है और प्रत्यावर्तन जो है ये भी सही है। तो तदुपरांत भी सही है और प्रत्यावर्तन भी सही है। तो राइट जो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा वो क्या सही हो जाएगा? वो सही हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। अब सी और डी में क्या गलत है? देखिए पर्यवसान सही है, विपन्न अवस्था जो लिखा है ये गलत है, क्योंकि विपन्न अवस्था नहीं होता है, विपन्नावस्था होता है। विपन्न अवस्था नहीं होता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्या कहेंगे इसको? इसको कहा जाता है, देखिए इसको कहा जाता है विपन्नावस्था। इसको विपन्नावस्था कहते हैं, विपन्न अवस्था नहीं कहते हैं। और जो आपका डी ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन जो आपका है? जो आपका डी ऑप्शन है, इस डी ऑप्शन में क्या गलती है? तो डी ऑप्शन में अभ्यारण्य लिखा हुआ है, ठीक। तो ये क्या होता है? ये होता है अभयारण्य होता है, आधा ब नहीं होता, पूरा ब होता है। अभयारण्य कहते हैं इसको, इसलिए दूसरा सही है, बाकी जो है वो क्या है इसमें गलत है। चलिए अगला देखें क्या कह रहे हैं। किस वाक्य में ये वाक्य लिखा गया है? वाक्य है ये में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। मतलब आपको ये बताना है कि कौन सा वाक्य है जिसमें मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। तो चलिए कौन सा प्रयोग हुआ है मध्यम पुरुष का? तो देखिए मध्यम पुरुष किसके भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है उसके तीन भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो कौन सा प्रयोग हुआ है? चलिए देखते हैं। तो सी में हुआ है। किस में हुआ है? सी वाले ऑप्शन में। ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो कौन देगा? तो सही कौन सा हो जाएगा? सी वाला। अब देखिए 14, हंसना कैसी क्रिया है? हंसना क्रिया, देखिए हंसना, रोना और दौड़ना ये सब क्रियाएं क्या हैं? अकर्मक क्रियाएं हैं। कैसी क्रियाएं हैं? अकर्मक क्रियाएं हैं। तो इसको कौन सी क्रिया कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे। तो हंसना कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? देखिए आमरण जो है इसमें नहीं है, चूंकि इसमें अव्ययी भाव समास है। जो समास आपका होगा तत्पुरुष वाला वो होगा तुलसीकृत में। तुलसीकृत का मतलब होता है तुलसी द्वारा कृत होता है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि बैठे से बेगार भली कहावत का सही अर्थ क्या है? बैठे से बेगार भली कहावत का सही अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है कि निरर्थक से कम लाभ का काम अच्छा होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि कवित्री का संशोधित रूप, मतलब आपको सही रूप बताना है। कवियत्री होता है, कवि अतरी होता है, कवियत्री होता है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होता है? शुद्ध होता है कवियत्री, अर्थात डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो 18 का कौन सा सही होगा? डी हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 19 नंबर। कह रहे निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो देखिए, संरचना के आधार पर या रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द का मतलब होता है कि जिसके खंड सार्थक नहीं होते हैं मगर उसका एक अर्थ होता है। यौगिक का मतलब ये होता है कि जिसके सार्थक खंड हो जाते हैं, और योग रूढ़ का मतलब होता है कि जो तीसरे अर्थ में जो तीसरा अर्थ लेता हो। तो पहला लिखा है मलयज। मलयज का मतलब क्या होता है? देखो, मलयज चंद्रमा को कहा जाता है। किसको कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। जलज का मतलब जो जल में आता है, तो आप उसको कह सकते हैं कि मछली भी कह सकते हैं, आप उसको कह सकते हैं मछली। शंख भी जो होता है वो भी जलज होता है। पंकज कमल होता है। तो इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा? वैभव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वैभव हो जाएगा। चलिए अगला देखा जाए। अगला सवाल क्या कह रहे? कह रहे इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन है? सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा बतानी है। देखिए, लिखावट में लिख शब्द से बना है, तो क्रिया से। छुटपन और लड़कपन ये भी नहीं है, तो कौन सा बना है? अपनापन बना है। कौन सी बना है? अपनापन बना है। तो कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो 20 का सही हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 21 में क्या कह रहा है कि जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उनको क्या कहते हैं? अर्थात आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो सही है, जो दो वाक्यों, शब्दों और वाक्यांशों को जोड़ता है। तो देखिए, इसको कहा जाता है समुच्चय बोधक कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चूंकि डी और सी ऊपर नीचे हो गया है, इसलिए ऑप्शन में कौन सा सही मारेंगे? सी मारेंगे। चलिए अगला क्या है? अगला कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन श, श, श और ख होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगा करके उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उसको क्या कहते हैं? मतलब आपको ऐसे अव्यय के बारे में बताना है जो किसी भी शब्द के बाद तो लगते हैं और उसमें एक विशेष तरह का बल क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। तो इस तरह के अव्यय को हम निपात कहते हैं। इस तरह के अव्यय को क्या कहा जाता है? निपात कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि जो व्याकरण को जानता हो एक शब्द के क्रम में सही विकल्प क्या हो? अर्थात इस उस शब्द को बताना है जो व्याकरण को जानता हो उसके लिए एक शब्द हो सकता है। तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो जो व्याकरण जानता है उसको व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहा जाता है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है उन्मूलन का विलोम है। ये लग रहा है कि एक बार और टाइप हो गया है, चूंकि पहले भी आया था उन्मूलन। तो उन्मूलन का क्या हो जाएगा? तो हम सभी जानते हैं कि इसका आरोपण होता है। क्या होता है? आरोपण होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या है? कह रहा है कि समास कहते हैं, मतलब समास किसे कहा जाता है? तो आपको ये बताना है कि समास किसे कहते हैं। शब्दों के मेल के, अक्षर के मेल को, स्वर के साथ स्वर के मेल को, या स्वर के साथ व्यंजन के मेल को। तो देखिए, शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। किसके मेल को समास कहते हैं? तो शब्दों के मेल को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला कह रहे हैं कि अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक ध्वनियों का संबंध नाक से होता है, मुंह से होता है, नाक मुंह दोनों से होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो देखिए, अनुनासिक ध्वनियाँ हिंदी में वे ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण कहाँ से होता है? नाक से होता है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा पहला वाला। तो केवल कहाँ से होता है? तो केवल होता है नाक से होता है। चलिए अगला देखें। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि ढूंढाड़ी बोली का संबंध क्या है? ढूंढाड़ी बोली है। तो देखिए, ढूंढाड़ी बोली को पूर्वी राजस्थानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वी राजस्थानी, या इसको हम जो है जयपुरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जयपुरी भी कहते हैं। तो 28 का विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें। अगला क्या करें? महात्मा में कौन सा समास है? महात्मा में समास है। तो एक शब्द महान है और एक शब्द है आत्मा।
तो विशेषण विशेष्य का संबंध है तो कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और आज का अंतिम सवाल तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है? देशज है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? तो देशज कौन सा शब्द है? लोटा है। कौन सा शब्द है? तो लोटा शब्द क्या है? देशज है। ठीक है, तो ये आज का अंतिम सवाल रहा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न जो है पसंद आए होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और नए लोग जो हैं वो उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।